Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our class, students. Students, today we have to learn SLO from the competency of reading, and it's our lecture 6. So let's find out what we have done today. So there is a SLO which is about, sorry, it's our lecture 5 actually. So it's our SLO from the competency of reading and critical thinking. And what is the SLO? Analyze organizational patterns in a text. List sequence of ideas, events comparison, contrast, cause and effect, problem solution, reasons, assumptions और conclusions. तो बच्चों इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? Within a text there are a number of organizational patterns. किसी भी एक लिखे हुए टेक्स्ट में कई तरह के ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होते हैं. उसमें टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरह से अलाइन किया गया होता है, ऑर्गेनाइज किया गया होता है, एक सिमेट्री में लाया गया होता है. हमने उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स को क्या करना है? स्टडी करना है, आइडेंटिफाई करना है, समझना है, सीखना है, ताकि पढ़ते हुए जब हम उन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स को देखें तो उनको समझ सकें. अब वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? कि ये भी मुमकिन है कि एक टेक्स्ट ऐसा हो कि उसमें कोई लिस्ट दी गई हो, कोई सीक्वेंस ऑफ आइडियाज दिया गया हो. यानी इट्स पॉसिबल कि एक टेक्स्ट है और उसको लिखा गया है, क्राफ्ट किया गया है, और उसमें देयर आर अ नंबर ऑफ आइडियाज, या उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स दिए गए हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक ये पैटर्न भी हो सकता है कि एक ऐसा टेक्स्ट है, उसको क्राफ्ट किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. उसमें दो चीजों को कंपेयर किया गया है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है. या एक और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न क्या हो सकता है? टेक्स्ट को इस एतबार से भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि देयर इज अ कॉज, देयर इज अ इशू in a text, and then there the writer presents the effect of that cause. इसी तरह प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पैटर्न भी हो सकता है. जैसे हमने लास्ट डे एक लेटर पढ़ा था जो कि हमारे मेन टेक्स्ट का हिस्सा है, तो उसके अंदर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन है. इसी तरह अजम्पशंस एंड कंक्लूजन्स भी हो सकता है. मुमकिन है कि किसी ने किसी टेक्स्ट को लिखा हो और उस टेक्स्ट के अंदर आपको क्या नजर आए? ये नजर आए कि वो कुछ प्रपोज करता है कि मे बी दिस विल द इशू एंड दिस विल द सॉल्यूशन. अब देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज करना, तरतीब लगाना, टू मेक अ सिमेट्री, टू मेक ग्रुप, टू मेक वी कैन से दैट अ लार्जर थिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न से क्या मुराद है? हम टेक्स्ट को जब व्हेन वी मेक अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, actually we are going to organize, we are making an organization of the sentences, we are making an organization of the text. तो अब वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. वी ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, वी ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ कंटेंट और मीनिंग. व्हेन वी ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जॉनरास बनते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन हैज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लेटर हैज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, story has a particular structure, a poem has a particular structure, and to which genre that poem is concerned has a different structure. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स भी होते हैं जो कि ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. बच्चों, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके. अब देखो, एक और तरह का ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न भी मिलता है. व्हेन वी ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट, जब हम लफ्जों को, फिक्रों को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, तो हमें एक और चीज भी नजर आती है. एंड व्हाट इज दैट? व्हाट्स दैट एक्चुअली? तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है कि उनके अंदर एक खास तरह का, वी कैन से दैट विद रेफरेंस टू मीनिंग देयर कैन बी अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न. मुमकिन है कि उसमें हमने क्या बात की हो, यानी ऑन द बेस ऑफ कंटेंट भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे मुमकिन है कि वो जो हमारा टेक्स्ट है, आइदर दैट इज अ पोम, दैट इज अ लेटर, दैट इज अ स्टोरी, वी आर नॉट कंसर्निंग विद द स्ट्रक्चर, वी आर कंसर्निंग विद द कंटेंट. मुमकिन है कि उसके कंटेंट में वो जो बात की गई है वो ऐसी बात हो कि उसमें कुछ 10-12 आइडियाज है. जैसे झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शनल पेज है जी, आपको हमेशा
सड़क जो है वो देख के पार करनी चाहिए, या सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो वी कैन से दैट देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइडियाज। तो ये एक पैटर्न हो गया। इसी तरह आपको ये भी मुमकिन है कि ये कोई एक ऐसा टेक्स्ट है, उसमें बताया गया अगर देयर वाज एन इशू एंड व्हाट वाज द इशू, दैट इशू कैन बी एनीथिंग, कि भाई पानी ठीक नहीं है एक इलाके में और उसको ठीक इस तरह से किया जा सकता है। या लेट्स सपोज आप किसी दरखास्त में जैसे लिखते हैं कि भाई दिस इज एन इशू, ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, आपको इस क्राइम रेट को नीचे लाना है, आप उसका फिर सोल्यूशन भी प्रपोज करते हैं। या आप क्या करते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट को वाजे करते हैं। ये भी एक पैटर्न हो सकता है कि आप क्या करते हैं, आप एक कॉज बताते हैं एंड व्हाट कैन बी दैट कॉज। वो कॉज कुछ भी हो सकती है कि ड्यू टू वी कैन से दैट द लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, क्या है कि भाई शहरों में ताफुन फैल रहा है। तो ये क्या हुआ, हमने कॉज बताई और उसका इफेक्ट बताया। तो विद रेफरेंस टू कंटेंट देयर कैन बी अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स व्हिच कैन अकर विद इन द टेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न? अगर किसी का यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज एक बार फिर रिपीट कर दें। किस चीज को? ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। देखें, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप, ठीक है, एक लार्जर चंक, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट के व्हेन वी ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट, जब हमने फिक्रे को फिक्रे से जोड़ा, जब हमने एक बड़ा टेक्स्ट का हिस्सा बनाया, तो फिर क्या होगा, उसमें किस तरह की बात हुई है, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी, यानी एक ग्रुप ऑन द बेस ऑफ कंटेंट होगा, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम मुख्तलिफ फिक्रों को जोड़ेंगे ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैमरा है, वो शाम को बीमार था, सड़क देख के पार करनी चाहिए। क्या यहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है जी? इन तीन फिक्रों में कोई रब्त मौजूद है? क्या ये आपस में रिलेटेड है? नहीं है। तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं इन द रिटन फॉर्म, तो फिर क्या होता है, उसमें माना के एतबार से विद रेफरेंस टू मीनिंग, विद रेफरेंस टू कंटेंट, देयर हैज टू बी अ सिमेट्री, उसमें एक तरतीब होनी चाहिए। और वो तरतीब मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। मुमकिन है कि उसमें जो तरतीब है कि पहले एक वाकया, यानी वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी सस्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर। अब ये क्या है, देयर इज अ पैटर्न कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ गया कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो इसी तरह माना के एतबार से क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स पाए जाते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज आपने वो जो लेटर पढ़ा था, इनफॉर्मल लेटर विच वी रेड इन आवर लास्ट लेक्चर, व्हाट वाज देयर? Firstly, there was an issue, and what was that issue? The water is contaminated, the water is very bad, we can say that this water supply is the condition of water supply is very bad, such type of things. And then the writer of the letter proposed some solution. तो यहां पे हमें माना के एतबार से क्या पैटर्न नजर आया कि फिक्रों को जिस एतबार से जोड़ा गया है, दरअसल वो क्या है, वो ये है कि भाई पहले प्रॉब्लम बताएगी फिर सोल्यूशन बताया गया। समझ आ गई बात की? तो माना के एतबार से कई ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न से क्या मुराद है कि फिक्रे को फिक्रे के साथ एक रब्त पैदा करने के लिए आप क्या अंदाज इस्तेमाल करते हैं जी? फ्रॉम द रेनेसांस स्कूल, इज इट क्लियर? यस। इसी तरह स्ट्रक्चरल पैटर्न्स भी होते हैं कि हमें मतलब वी फॉलो अ स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, वी फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ ए राइटिंग अ स्टोरी, वी फॉलो स्ट्रक्चर ऑफ ए पोम। तो वो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं, वो ऑन द बेस ऑफ मीनिंग नहीं है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ जॉनरा है। तो आए अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। सो हियर इज द वर्टिकल लिंकेज। नाउ वी हैव टू गो टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। Think of a time when you had to solve a problem. What steps did you take to identify the problem, find solution and evaluate the outcomes? तो स्टूडेंट्स, कोई ऐसा वक्त याद करो कि जब आपको कोई मसला दरपेश आया हो और आपने क्या किया हो, आपने उस मसले को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जी। कभी किसी को कोई इशू हुआ है विद रेफरेंस टू स्टडीज, विद रेफरेंस टू पर्सनल लाइफ? क्या जिंदगी में कभी किसी को कोई मसला हुआ है? हाथ खड़ा करो जिस किसी को कभी कोई मसला हुआ है। कभी किसी को कोई मसला नहीं हुआ? कभी किसी को लेट्स सपोज पेपर है तो पेपर तैयार नहीं हो पा रहा, या कोई टेस्ट बहुत बुरा हो गया और अब बाबा को बताना है, या किसी ट्रिप की परमिशन लेनी है, मतलब
इस तरह का छोटा सा इशू भी कभी किसी को नहीं हुआ? माशाल्लाह. Yes, from the Renaissance school. So the majority students don't find any issue in their entire life. मेरे ख्याल से you all are the happiest persons and luckiest persons of the world. जी, yes, from the Renaissance school. क्या मसला किसी को आया? अगर आप में से एक बार एग्जाम्स में हुआ था मसला और तब हेल्थ इश्यूज बहुत थे मुझे और हमारे एग्जाम्स भी आ गए थे. ओके, तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व किया? क्या क्या किया? सर सबसे पहले तो मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन की और एग्जाम्स के लिए यानी कि खुद पे एतमाद करके सब कुछ ठीक हो जाएगा. इस बार एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए थे, इंशाल्लाह अगली बार हो जाएंगे. ओके, बहुत अच्छे. जी, यस, फ्रॉम दी अल सईद स्कूल. शायद अल सईद ने भी हाथ खड़ा किया था. इज देयर समवन who find any issue in his entire life or in her entire life? ओके, नोबडी. तो माशाल्लाह, मुबारक हो आप सबको. आप सब दुनिया के इंतहाई खुशनसीब इंसान है अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं है. बच्चों देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, देन व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम and then you have to propose a possible solution. That solution can be worked or can not be worked. Is that clear? जैसे अभी ये हमें एक खातून ने बताया कि भाई उसको एक मसला आया, she got some health issues while her exams. तो उसने क्या किया? Firstly she thinks what will do, what she can do. तो उसने सोचा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूं कि जितना प्रिपेयर हो उतना प्रिपेयर करूं और पेपर्स दे दूं. और क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? कुछ भी नहीं. ना हुआ तो नेक्स्ट टाइम सही. तो अब क्या होता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू मेक एन अजम्पशन एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट अजम्पशंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्ट. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स. अब जब हम लिखते हैं, जब हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाला पैटर्न पाया जाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले जो राइटर है वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम बताएगा कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम. और फिर क्या होगा? फिर आहिस्ता 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 अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो क्या बताएगा? वो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन बताएगा. अब मुमकिन है कि वो सॉल्यूशन ठीक ना हो, मुमकिन है कि वो सॉल्यूशन वर्क ना करे, बट पैटर्न इज दैट. इसी पैटर्न के मुताबिक चीजें चलती हैं. तो जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न है ये बहुत ज्यादा कॉमन है. प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न इन द टेक्स्ट इज वेरी मच कॉमन. देखो, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, आपकी बायोलॉजी की किताब, आपकी केमिस्ट्री की किताब, आपकी मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, क्या होता है? प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन, प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन. आप में से कभी किसी ने कोई मैथमेटिक्स का कोई खुलासा देखा है? जी, कोई गाइड बुक किसी ने देखी हो? हाथ खड़ा करो. कभी यूज की हो मैथमेटिक्स की, मैथ की, कभी कोई गाइड बुक या कोई कुछ भी ऐसा देखा हो? कभी किसी ने नहीं देखा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे ख्याल से लेट्स सपोज, क्या आप में से कभी किसी को किसी स्कूल के किसी टीचर ने या एकेडमी के किसी टीचर ने या कहीं पे भी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करवाया, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया? जी, हाथ खड़ा करो. ओके, तो आप सबको करवाया. अब वो क्या होता है? सबसे पहले देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई दिस इज अ स्टेटमेंट एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दैट स्टेटमेंट, यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इसी तरह बायोलॉजी में भी, इसी तरह केमिस्ट्री में भी, इसी तरह फिजिक्स में भी, हर जगह जब क्या आता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप उसकी खोज लगाते हैं और फिर क्या होता है? फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है. जैसे लेट्स सपोज इन द रीसेंट पास्ट आपको क्या मिलता है? देयर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कोविड-19. याद है किसी को? जी. अब क्या हुआ था? लेट्स सपोज आप अगर कोविड-19 के बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आज तो आप लिख सकते हैं कि भाई दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस वाज द सॉल्यूशन. तो आपकी वो राइटिंग के अंदर, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द कोविड-19 और यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द डेंगू, तो आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले प्रॉब्लम लिखोगे, भाई दिस इज द प्रॉब्लम, एंड देन व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न है, इसके मुताबिक सब्जेक्ट्स डिवेलप होते हैं, किताबें आगे बढ़ती हैं, न्यू नॉलेज क्रिएट होता है. और इसी तरह क्या होता है, जो मतलब इंसानी इल्म है
ह्यूमन नॉलेज वो डेवलप होता जाता है। तो टेक्स्ट के अंदर, किताबों में या किसी भी तरह के टेक्स्ट में प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज मेंट बाय अ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज मेंट बाय अ सॉल्यूशन। सो प्रॉब्लम, लेट्स सपोज क्या हो सकती है, एक एग्जांपल लेते हैं। माय ब्रदर इज सिक एंड ही हैज अ हाई फीवर, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। What has to be the solution? Yes, students, what has to be the solution? जी, कोई बता सकता है? You have to raise your hands. Yes, from the Renaissance school. सर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसका मेडिसिन दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी, from the Al Said Boys School. What has to be the solution? सर मेडिसिन लेगा और रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा। अब देखो, ये इंतहाई कॉमन पैटर्न है जो हम अपनी डे लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर हैज टू बी अ सर्टेन सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन को प्रपोज करते हैं, मुमकिन है कि वो सॉल्यूशन ठीक ना हो, मुमकिन है कि उस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम कंप्लीटली एड्रेस ना हो, लेकिन ये पैटर्न, अब ये पैटर्न आपको राइटिंग में बहुत नजर आता है। Is that clear? So what is meant by the problem solution pattern? क्या आपको क्लियर हो गया बच्चों जी? अब अगर आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू डू एन एक्टिविटी। हमारा आज का ये SLO कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम। आप सबने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट ऑफ द लेसन, यू हैव टू गो थ्रू दैट इनफॉर्मल लेटर व्हिच इज एडेड इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट 6। And what you have to find? You have to find the problem solution pattern in that text. आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस लेटर में क्या प्रॉब्लम प्रपोज की गई है और क्या उसका पॉसिबल सॉल्यूशन प्रपोज किया गया। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को यहीं पे मुकम्मल करते हैं और हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।